हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड वी आर गोइंग टू कवर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन द बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कि अगर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती तो क्या वो परमानेंट नेचर की होती है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्या वो प्योरली टेम्परेरी है या कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, क्या नॉर्मल सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इन ऑप्शन में से हमने बतानी है। देखो जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी नॉर्मल बात है। तो अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो वो टेम्परेरी होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होता है कि वेज रेट कम हो जाता है। वेज रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि लेबर की डिमांड बढ़ जाती है और जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर हो जाती है। तो जो बेरोजगारी है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रॉब्लम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट विच बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है। या बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज करता है जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और स्टडी ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड सोर्सेज। सो द राइट आंसर इज द देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है जिसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरह से यूज करते हैं। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस। द मदर ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उनकी कारण क्या है। अनलिमिटेड नीड्स होती हैं या रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं या स्केर्सिटी है या नन ऑफ दीज है। देखो जो भी मदर ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। द मदर ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्केर्सिटी। स्केर्सिटी एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होती है लेकिन हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते। तो वहां पे क्या होता है कि हमने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना होता है। और उसी तरह स्केर्सिटी तो है, साथ में जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स हो जाती है। तो रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। Which of the following pair is not correct? Adam Smith, The Wealth of Nation, Cannon, Funds, Marshall, Principles of Economics, and Robbins, Political Economy. So the right option is the Cannon. Cannon का जो पेयर है वो सही नहीं बना हुआ। एडम स्मिथ हम जानते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी है, मार्शल की हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स भी हमें पता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो कैनन ने जो बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Whose view is that economics is neutral between ends? Adam Smith, Robbins, Marshall, and Pigou. So the right option is the Robbins. Economics is the science that studies human behavior as the relation of ends and limited means of alternative uses. The field of business economics does not include, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं कवर होती। क्या वो डिमांड फोरकास्टिंग है, क्या वो प्राइसिंग डिसीजन है, क्या वो इन्वेस्टमेंट मैनेजरल डिसीजन है, क्या वो डिविडेंड डिसीजन है। देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का फील्ड बहुत बड़ा है, इसके अंदर डिमांड फोरकास्टिंग भी आ जाती है, प्राइसिंग भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आ जाता है। बट जो फील्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो डिविडेंड डिसीजन जो है उसको कवर नहीं करता। Purchasing power parity theory was propounded by Gustav Cassel in the year। तो ये हमने ईयर बताना है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ये जो थ्योरी है 1922 के अंदर दी गई। परचेजिंग पावर थ्योरी जो है बास्केट ऑफ गुड्स को यूज करती है
जो कि जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज की जो करेंसी है वहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्राइस ऑफ ग्रुप ऑफ ए गुड्स हैं उनकी कंपैरिजन किया जाता है और उसी तरह इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंपेयर किया जाता है। Indifference curve is the combination of that goods that are complementary goods हैं, substitute goods हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है या डिफरेंट लोगों के साथ वो रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिनको हम म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमने सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे, तो जो एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन होता है वो म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है। और उसी तरह हम देखते हैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज इक्वल स्लोप ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व, प्राइस ऑफ elasticity equal to unity, different price elasticity, both slope and price elasticity equal. So the right option is the, देखो rectangular hyperbola जो होता है जहाँ पे price elasticity जो है that is equal to 1. So this is the right option. The last question, drive demand means more demand due to inflation, aggregate demand for goods, more demand due to the higher income, demand for factors of production. देखो जो डायरेक्ट डिमांड होती है जैसे हमने फर्नीचर की या ब्रेड की जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। ड्राइव डिमांड जो होती है जो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है।